अध्याय एक नेक्रोमेंसर का कोई भविष्य नहीं है। एक ब्लैकस्टोन टाउन हॉल। वो हिंग दस्तावेजों से भरे डेस्क के पीछे एक गंभीर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने पहले जानकारी पर नजर डाली, फिर अपने सामने बैठे युवक पर। वो हिंग ने सिर हिलाया। हाँ। व्यवसाय नेक्रोमेंसर। महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आंखें संदेह से भर गईं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, राज्य नेक्रोमेंसरों के अस्तित्व की अनुमति तो दे सकता है, लेकिन कोई भी शहर अपनी सीमा में किसी का स्वागत नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ ही शुरू में शोरगुल से भरा हॉल तुरंत शांत हो गया। सभी ने अपनी नजरें उनकी ओर घुमा लीं, उनकी निगाहें जिज्ञासा और आश्चर्य से भरी हुई थीं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस काल में कोई नेक्रोमेंसर को पेशे के रूप में क्यों चुनेगा। हालांकि वो हेंग ने शांति से उत्तर दिया, मैं लेडी मोइरा की याद दिलाने की सराहना करता हूं। मैं राज्य और ब्लैकस्टोन टाउन के कानून और व्यवस्था का पालन करूंगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उसके चेहरे के भावों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी दराज से कई दस्तावेज निकाले, उन्हें सौंप दिया और कहा, इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर अपने हस्ताक्षर कीजिए। अंडेर प्रतिबंध विधेयक, मृत आश्रित रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लाश और कंकाल संरक्षण विधेयक, काला जादू प्रयोग आवेदन सूचना, मानव प्रयोग। दस्तावेज प्राप्त करने और शीर्षकों और सामग्री को देखने पर वो हेंग की आंखें कुछ चौड़ी हो गईं। हालांकि येको साम्राज्य ने नेक्रोमेंसर्स को अनुमति दी थी, लेकिन साल दर साल उनके खिलाफ प्रतिबंधों और कानूनों में वृद्धि की गई। इनमें कंकालों, मृत शरीरों और अन्य मरे हुए प्राणियों के निजी रूपांतरण पर प्रतिबंध तथा शव प्रयोग और मृतात्मा विज्ञान प्रयोगों की अनुमति न देना शामिल है। यहाँ लाशों की चोरी और उन पर प्रयोग करना गंभीर अपराध माना जाता था। एक नेक्रोमेंसर का भविष्य, जो मरे हुए सैनिकों का निर्माण करने में असमर्थ था तथा जिसे जादू पर शोध करने की अनुमति नहीं थी, पूर्वानुमानित था। चाहे वह शैक्षणिक हो या युद्ध, उसका भविष्य मूलतः नष्ट हो चुका था। इसीलिए नेक्रोमेंसर सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो हेंग ने कुछ हद तक इसकी आशंका जताई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि नियम उनकी कल्पना से अधिक सख्त होंगे। उन्होंने उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा, प्रत्येक स्थान पर अपने हस्ताक्षर किए और दस्तावेज वापस कर दिए। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अच्छी तरह से जांच करने के बाद कहा, ठीक है। इन कानूनों की विषय वस्तु को याद रखना। मैं नहीं चाहती कि अगली बार तुम्हें फांसी दी जाए। मैं आपके निर्देशों को याद रखूंगा। वो हेंग खड़ा हुआ और सलामी दी, फिर चला गया। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसे अभी भी अपने बारे में चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। हर कोई एक काले बालों और काली आंखों वाले युवक को देखकर हैरान था, जिसने नेक्रोमेंसर बनना चुना था। अपने पीछे हो रही चर्चाओं पर ध्यान दिए बिना हॉल से बाहर चले जाना। वह नहीं जानता था कि नेक्रोमेंसर्स ने ऐसा क्या भयानक काम किया था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। एक ही पेशे के विरुद्ध इतने सारे प्रतिबंधात्मक प्रावधान लगा दिए गए थे। पेशे का विकास मूलतः अवरुद्ध हो गया था। जैसा कि लेडी मोइरा ने कहा था, नेक्रोमेंसर बनना बेड़िया पहनने जैसा था। मरे हुए प्राणियों को बुलाने में असमर्थ, जादू का परीक्षण करने में असमर्थ, मूलतः कोई भविष्य नहीं था। फिर भी वो हेंग ने फिर भी इस पेशे को चुना। न केवल इसलिए कि यह एकमात्र जादुई पेशा था जिस तक वह पहुंच सकता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मानता था कि एक नेक्रोमेंसर के रूप में वह बेहतर दिशा में विकास कर सकता है। टाउन हॉल से बाहर निकलते समय एक विचार के साथ एक अदृश्य पैनल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिसे केवल वह ही देख सकता था। नाम वो हेंग। व्यवसाय नेक्रोमेंसर। स्तर 1 10/300। विशेषताएं शक्ति 9, चपलता 11, संविधान 12, बुद्धि 14, धारणा 10, आकर्षण 12 कौशल अस्थि हेरफेर कौशल। पेशे में बदलाव के बाद यह पैनल वो हेंग के लिए पेश हुआ। व्यवसाय गुण कौशल के साथ यह एक ऑनलाइन गेम में मेनू की तरह है। इससे उसे अपने शरीर के बारे में सहज समझ प्राप्त हुई। वह केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर वाणिज्यिक सड़क पर स्थित लोहार की दुकान में प्रवेश कर गया। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसे अलसी के तेल की गंध महसूस हुई। बॉस, मैं सुबह ऑर्डर किए गए हथियार लेने आया था, वो हेंग ने काउंटर से कहा। अधेड़ उम्र के बॉस ने लोहे की तलवार नीचे रख दी जिससे वह पूछ रहा था और ऊपर देखा। ओह, यह तुम हो। वे सब उस तरफ हैं। कुल 7 चांदी के सिक्के। वो हेंग ने खरीदे गए हथियारों की जांच की। एक लोहे की तलवार और एक छोटा भाला। सुबह सभी को बाहर निकाल लिया गया। उसने 7 चांदी के सिक्के गिने और उन्हें बॉस के सामने काउंटर पर रख दिया। आज सुबह क्या हुआ? बॉस ने चांदी के सिक्के इकट्ठा किए और सहजता से पूछा। आज सुबह वो हेंग हथियार खरीदने आया था। हथियार चुनते ही उसे शहर के पहरेदारों ने पकड़ लिया। बॉस को लगा कि वह मुसीबत में है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दोपहर से पहले बिना किसी बदलाव के वापस आ जाएगा। मैं अभी ब्लैकस्टोन टाउन पहुंचा हूं और मुझे टाउन हॉल में पंजीकरण कराने के लिए कहा गया। चूंकि मैं अभी पहुंचा था, इसलिए मुझे प्रक्रिया समझ में नहीं आई। रजिस्ट्री? इसके लिए भी रजिस्ट्री की जरूरत है। बॉस ने भौहें चढ़ाई, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ब्लैकस्टोन टाउन में बाहरी लोगों की संख्या बहुत कम थी। यदि सभी को पंजीकरण कराना होता तो टाउन हॉल बाजार से भी अधिक व्यस्त होता। उन्होंने बस मेरा नाम पूछा, मुझे अच्छा व्यवहार करने को कहा और मुझे काफी परेशान कर दिया। वो हेंग ने हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। हाँ, उन लोगों के पास तो बहुत ज्यादा खाली समय है। वे हर चीज संभाल लेते हैं, चाहे वो काम की हो या नहीं। अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं। बॉस भी उसे दिलासा देते हुए हंसा। वो हेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने हथियार पैक किए और दुकान छोड़ने से पहले मालिक को विदाई दी। बिना और अधिक समय गवाए वह वाणिज्यिक क्षेत्र और भीड़ को पीछे छोड़कर शहर के उत्तर में स्थित आवासीय क्षेत्र में चला गया। एक अंधेरी गली से गुजरते हुए वह उस जगह पर पहुंचा जहां उसने किराए पर मकान लिया था। घर बड़ा नहीं था, उसमें एक अतिथि कक्ष और एक शयन कक्ष था। मेज, कुर्सियां और लकड़ी के बिस्तर के अलावा वहां कोई अन्य सजावट नहीं थी। इसका लेआउट काफी आदिम था। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेज से रोटी का एक टुकड़ा उठाने से पहले अपना बैग और हथियार एक तरफ रख दिए। खाना खाते समय उसने मन ही मन ब्लैकस्टोन टाउन के नेक्रोमेंसर्स के प्रति रवैये के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अपराधी हो जिसे परिवीक्षा पर रिहा किया गया हो और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही हो। शहर में रहते हुए मुझे कम सक्रिय रहना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाना चाहिए। उसने बची हुई रोटी को गोल करके अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने एक हाथ में तलवार और भाला उठाया और दूसरे हाथ से अपने गले में पड़ी कांसे की चाबी निकाली। वह शयनकक्ष के दरवाजे के पास आया और उसे धीरे से घुमाया। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे के अंदर एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। दूसरी ओर यह परिचित शयनकक्ष नहीं था, बल्कि दर्पण में प्रतिबिंब जैसा दृश्य था। वो हेंग ने एक गहरी सांस ली और सीधे दृश्य में चला गया। दूसरी तरफ प्रकट हुआ। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, सड़न की तीव्र गंध हवा में भर गई। उनकी परिचित डेस्क, बिस्तर, मॉनिटर और स्पीकर। खिड़की के बाहर से जानवरों की भयंकर दहाड़े आ रही थीं। वह वापस आ गया है, परिचित किंतु अजीब आधुनिक दुनिया में।
वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। नीचे ज़ॉम्बी भरे पड़े थे। उनके फटे कपड़ों के नीचे से हड्डियां और खुली हुई अंतड़ियां दिखाई दे रही थीं। वे एक दूसरे से टकरा रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, बेमतलब इधर-उधर भटक रहे थे। उनमें से वह कई परिचित व्यक्तियों को पहचान सका। वास्तव में यह अभी भी वैसा ही दिखता है। अध्याय 2 घर चला गया। एक लगभग आधा महीना पहले वू हेंग को एक प्राचीन दिखने वाली कांस्य चाबी मिली। जब भी वह किसी दरवाजे में चाबी डालता और उसे खोलता तो वह दूसरी दुनिया का द्वार बन जाता। इससे वू हेंग को अतीत में पढ़े गए उपन्यासों की याद आ गई, जिनमें नायक केवल एक विचार से ही विभिन्न दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता था। हालांकि वह थोड़ा पीछे था, उसे दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वह सफल हो सकता था तब तक तरीका मायने नहीं रखता था। इस दूसरी दुनिया में प्रारंभिक स्थान एक सुदूर गांव था। गांव गरीब और अविकसित था और ग्रामीण काफी बहिष्कारवादी थे। वू हेंग एक गुजरते हुए कारवां के साथ सवार हो गए और आधे महीने की यात्रा के बाद निकटतम शहर ब्लैकस्टोन टाउन पहुंचे। ठीक उसी समय जब वह दोनों दुनियाओं की वस्तुओं का व्यापार करने और वित्तीय स्वतंत्रता के अपने सपने को पूरा करने के लिए चाबी का उपयोग करने वाला था। वह जिस दुनिया को जानता था वह पूरी तरह बदल गई। जानी पहचानी आधुनिक दुनिया गायब हो गई, उसकी जगह भटकते ज़ॉम्बी के झुंड ने ले ली। गलियारे कमरों में घुसने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बी की धमकियों से गूंज रहे थे। वू हेंग दंग रह गया। वह अभी आधे महीने से ही सड़क पर था और धन संचय की तैयारी कर रहा था। और अब उसका घर भी चला गया। जिस शहर में वह कभी रहा करते थे, उसे इस हालत में देखकर उनमें गहरी उदासी छा गई। उसे नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। हालांकि वह कल्पना कर सकता था कि यदि वह उस दूसरी दुनिया में सड़क पर नहीं होता जब ज़ॉम्बी प्रकोप हुआ था, तो वह मरे हुए लोगों में से एक बन गया होता। वे कहते हैं कि यदि बिजली उत्पादन बंद हो जाए तो भी कुछ महीनों के लिए बिजली संग्रहित की जा सकती है, लेकिन यहाँ बिजली चली गई थी और पानी पीने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से ब्लैकस्टोन टाउन उसे भोजन और पेय उपलब्ध कराने में सक्षम था। अपने शयन कक्ष में वू हेंग ने अपने हथियार इकट्ठा किए और बाहर निकल गया। उनके लिविंग रूम में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उनका अधिकांश सामान ब्लैकस्टोन टाउन में पैसों के लिए बेच दिया गया था और वर्तमान परिस्थितियों में वे मूलतः बेकार थे। एक कोने में एक भयानक कंकाल योद्धा खड़ा था। यह उन लाशों में से एक थी जो उसकी पिछली यात्रा से उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी, जिसे वू हेंग ने मार डाला था और बुलाने का प्रयास किया था। तब से उसे एक मरे हुए सेवक की प्राप्ति हो गई थी। कंकाल योद्धा स्तर 1 0/100। विशेषताएं संविधान 10, शक्ति 12, चपलता 8 . विशेषता खोखला कंकाल। अस्थि हेरफेर में आह्वान के 2 रूप थे। एक मूल शव से बुलावा था, जहां बुलाए गए प्राणी का रूप और गुण काफी हद तक शरीर से ही प्रभावित होते थे। इसका मतलब यह है कि जीवन में शरीर जितना मजबूत होगा, बुलाया गया कंकाल भी उतना ही मजबूत होगा। दूसरा रूप एकत्रित हड्डियों की मात्रा के आधार पर बुलावा था। एक बार एक निश्चित मात्रा में हड्डियां एकत्र हो जाने पर एक कंकाल योद्धा को बुलाया जा सकता था। ले लो। वू हेंग ने लोहे की तलवार उसकी ओर फेंकी। खड़खड़ाहट। हड्डियों के पीसने की आवाज तब सुनाई दी जब स्टैंड बाई कंकाल योद्धा ने कठोरता से हाथ बढ़ाया और आने वाली लोहे की तलवार को पकड़ लिया। वह तलवार चलाने की मुद्रा में अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। वू हेंग ने एक और छोटा भाला भी उठाया और कुछ झटकों के साथ उसका परीक्षण किया। विचार करते हुए उसने रसोई घर से एक बर्तन का ढक्कन उठाया और उसे अपनी बाह पर लपेट लिया तथा उसे अस्थायी ढाल के रूप में प्रयोग किया। उसने अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर लीं। वह सामने के दरवाजे के पास गया और अपना कान उसके पास लगा दिया। फर्श पर चलने की आवाज के साथ साथ धीमी कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियों में ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं थे। अगर 1-2 होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक एक योद्धा मारा जाता रहेगा, कंकाल योद्धाओं की संख्या बढ़ती रहेगी। यदि खतरा भी हो तो भी जब तक वह संक्रमित न हो जाए, वह पीछे हट सकता है। फायदा तो उनका था, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। निर्णय लेने के बाद उन्होंने आगे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने कंकाल योद्धा को दरवाजे के पास जाने का निर्देश दिया, गहरी सांस ली और उसे सीधे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा धीरे से खोला गया, एक घनी गंदी बदबू उसकी ओर बढ़ी। उसके गले में खुजली होने लगी और वह खांसने ही वाला था कि उसने खांसते हुए खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे लाशें आकर्षित हो जाएंगी। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह से खोला, उसने दालान की दीवारों पर खून और खरोंचों के निशान देखे। अंधेरा, खून से सना, कीचड़ से भरा फर्श, एक हॉरर फिल्म जैसा भयावह दृश्य। सौभाग्यवश जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई लाश उसका इंतजार नहीं कर रही थी। जाओ, वू हेंग ने धीमी आवाज में कहा। कंकाल योद्धा अपनी लोहे की तलवार पकड़े हुए निर्देश का पालन करते हुए बाहर चला गया। वू हेंग ने सावधानी से उनके पीछे दरवाजा बंद किया और उनके पीछे चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने नीचे सीढ़ियों के मोड़ पर एक ज़ॉम्बी को देखा जो आवाज सुनकर अपना सिर ऊपर की ओर घुमा रहा था। उसके बाल खून से सने हुए थे, त्वचा धूसर सफेद थी और उस पर काली नसें थीं, मुंह खुला हुआ था और काले दांतेदार दांत थे। यह दूसरी मंजिल पर रहने वाली बुजुर्ग महिला थी। वू हेंग ने उसे पहचान लिया। उसे याद आया कि उसने पहले भी उसे किसी के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया था। अब यह असंभव लग रहा था। एक आदमी और एक कंकाल योद्धा की अचानक उपस्थिति ने ज़ॉम्बी को थोड़ा चौंका दिया। फिर वह गुस्से से गुर्राया और सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। इसे मार डालो, वू हेंग ने घबराते हुए कंकाल योद्धा को आदेश दिया। उसे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ा। यह जीवित रहने की दिशा में पहला कदम था। कंकाल योद्धा तुरंत हमलावर ज़ॉम्बी की ओर दौड़ा। ज़ॉम्बी का हमला भयंकर था, लेकिन कंकाल योद्धा को सीढ़ियों के शीर्ष पर होने का लाभ मिला। उसने अपनी लोहे की तलवार को आसानी से नीचे गिरा दिया। पश! जब लोहे की तलवार ज़ॉम्बी के कंधे पर जोर से लगी तो मांस के छिदने की आवाज गूंज उठी। ज़ॉम्बी, जो दर्द से बेपरवाह था, लड़खड़ाया, सीढ़ी से नीचे गिरा और कंकाल के पैरों के बीच में जा गिरा। अपने भयानक नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए वह वू हेंग की जांघों की ओर झपटा। इस भयानक हमले का उद्देश्य उसकी वंशावली को नष्ट करना था, जिससे वह भयभीत होकर तुरंत पीछे हट गया। वह पीछे हटा, अपने शरीर के निचले हिस्से पर एक नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर हमला तो नहीं हुआ है। फिर उसने राहत की सांस ली। कंकाल के नीचे फंसा हुआ ज़ॉम्बी लगातार चिल्ला रहा था। छी! कंकाल योद्धा की दूसरी तलवार ज़ॉम्बी में धंस गई तथा लोहे की धार उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। वू हेंग ने अपना छोटा भाला पकड़ा और ज़ॉम्बी की आंखों के छेद में भोंकने का लक्ष्य बनाया। ताक! ज़ॉम्बी ने अपनी भुजाएं इधर-उधर हिलाईं, जिससे भाले का प्रहार मुड़ गया और उसके माथे पर जा लगा। त्वचा फट गई और मांस फट गया, लेकिन भाला खोपड़ी में नहीं घुस पाया। ज़ॉम्बी और भी जोर से छटपटाने लगा, किसी तरह खड़ा हुआ और कंकाल को लगभग गिरा ही दिया। संघर्ष के बीच कंकाल और ज़ॉम्बी दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए। अपने तेजी से कसे हुए लोहे के भाले के साथ वू हेंग ने ज़ॉम्बी को मारने के लिए कंकाल के साथ सहयोग करने का इरादा किया। जब
अचानक ऊपर से बेतहाशा दौड़ने की आवाज आई। फिर सड़ते हुए मांस से लदा एक और ज़ॉम्बी तेज रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ा। वू हेंग को देखते ही वह सीढ़ियों से कूद पड़ा और कई कदम दूर से उस पर हमला कर दिया। छी! अचानक भय की लहर उस पर छा गई। वू हेंग ने बिना कोई रणनीति सोचे समझे काम किया। उसने अपनी बाईं बाह पर लगी ढाल उठाई और सीधे ज़ॉम्बी पर दे मारी। एक जोरदार धमाके के साथ ज़ॉम्बी हवा में ही नीचे गिर गया और चारों ओर काला खूनी तरल फैल गया। वू हेंग भी पीछे की ओर दीवार से टकराकर गिर गया। जैसे ही ज़ॉम्बी सीढ़ियों से नीचे लुढ़का, वू हेंग दांत पीसते हुए उठा और अपना लोहे का भाला उसके सड़ते हुए शरीर में घुसा दिया। अपनी बिगड़ती हालत में भी उसके शरीर में अद्भुत लचीलापन दिखा। छुरा घोंपते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह मुलायम चमड़े में छुरा घोंप रहा हो। कुछ वार के बाद लेकिन कोई भी हमला ज़ॉम्बी के लिए पर्याप्त घातक नहीं लगा। ज़ॉम्बी तेजी से उठा और फिर से हमला किया। वू हेंग ने उसे ढाल से रोका और छोटे भाले से उसकी छाती और पेट पर वार किया। यह मुश्किल है। यदि उसे खरोंच लग जाए या काट लिया जाए तो समझो वह मर गया। उसने तेजी से अपने पीछे थोड़े से खुले दरवाजे की ओर देखा। पीछे हटने के बारे में सोच रहा था तभी उसके कान में एक चेतावनी गूंजी। अनुभव +10 प्राप्त हुआ। बुलाई गई इकाई कंकाल योद्धा अनुभव +5। उसने अपनी आंख के कोने से नीचे की ओर देखा। कोने के आसपास की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कंकाल योद्धा ने अपने हथियार के लाभ से ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया था और उसे मार डाला था। यहाँ आओ और इसको मारने में मदद करो। कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़ा और वू हेंग के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लोहे की तलवार एक बार फिर ज़ॉम्बी पर झपटी। कंकाल और ज़ॉम्बी की लड़ने की शैली उल्लेखनीय रूप से समान थी तथा उनमें रक्षात्मक चालें लगभग न के बराबर थीं। वे बस हमला करते रहे। पूर्ण आक्रमण। जब ज़ॉम्बी अब साथ नहीं था तो वू हेंग जल्दी से सीढ़ियों के नीचे कोने में चला गया और हाल ही में मारे गए ज़ॉम्बी पर हड्डी हेरफेर कौशल का प्रयोग किया। भूत विद्या में लिपटे हुए ज़ॉम्बी का मांस गर्म मोम की तरह पिघलने लगा, जिससे एक मानव कंकाल प्रकट हुआ जो अपने दोनों हाथों के सहारे खड़ा था। जाओ वहां हमला करो। वू हेंग ने ऊपर की लड़ाई वाली जगह की ओर इशारा किया। अभी अभी उठे कंकाल योद्धा ने आदेश का पालन किया और खाली हाथ ऊपर की ओर दौड़ पड़े। इस बीच वू हेंग ने पहले हुई टक्कर के कारण हुए दर्द को कम करने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में रखी सॉस पैन के ढक्कन जैसी ढाल पहले ही टक्कर से विकृत हो चुकी थी, लेकिन इसी अस्थायी ढाल ने उसे ज़ॉम्बी के हमले से बचाया था। ज़ॉम्बी अपनी आक्रमण शक्ति के कारण आवश्यक रूप से दुर्जय नहीं थे। सबसे अधिक परेशानी वाली बात थी उनके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ। यदि उसे काट लिया जाए या खरोंच दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ऊपर की मंजिल पर लड़ाई अभी भी पूरे जोरों पर थी। दो कंकालों ने ज़ॉम्बी को घेर लिया था। एक तलवार चला रहा था, दूसरा मुट्ठी, और उनके निशाने पर हमलों की बौछार हो रही थी। काला खून और मांस के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। आखिरकार ज़ॉम्बी की गुस्से भरी दहाड़ और छटपटाहट के बीच एक तलवार उसकी गर्दन में घुस गई। ज़ॉम्बी ने विरोध करना बंद कर दिया और बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। अनुभव +10 प्राप्त हुआ। बुलाई गई इकाई कंकाल योद्धा अनुभव +5। अनुभव एक बार फिर से बढ़ गया। यह ठीक वैसा ही खेल था जैसा वह खेला करता था, और यही कारण था कि उन्होंने नेक्रोमेंसर बनना चुना। ब्लैकस्टोन टाउन ने उसे जादू का प्रयोग करने या मरे हुए प्राणियों को बुलाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन यह दुनिया उसके पास थी। वह अपने स्तर को बढ़ाने और ताकत इकट्ठा करने के लिए इस दुनिया के ज़ॉम्बी पर भरोसा कर सकता है। जब तक उसके पास शक्ति थी, ब्लैकस्टोन टाउन द्वारा नेक्रोमेंसर्स पर लगाए गए प्रतिबंध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने अस्थि हेरफेर कौशल का प्रयोग किया। भाम, रक्त और मांस गिर गया और तीसरा कंकाल योद्धा फिर से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नीचे से दो और लाशें सीढ़ियों से ऊपर आ गईं। इसके साथ ही उन्होंने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। आक्रमण करना। अध्याय 3 सैन्य बल एकत्रित करें। 3 कंकालों ने अपनी खोपड़ियां अकड़कर घुमा लीं। उनकी खोखली आंखें लक्ष्य की ओर देख रही थीं। लाश को देखते ही वे तुरंत हमला करने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागे। दो निहत्थे कंकाल एक दूसरे से उलझे हुए थे, जबकि तलवारधारी कंकाल एक ओर खड़ा था। उसकी लोहे की तलवार लगातार लाशों पर वार कर रही थी। वू हेंग भी आगे बढ़ा। उसकी ढाल ने फैले हुए पंजों और फैलती हुई गंदगी और खून को रोक लिया। उसके हाथ में छोटा भाला था जो खोखले कंकाल को घेरता हुआ लाशों के शरीर पर लक्ष्यहीन वार कर रहा था। बार बार उसने छुरा घोंपने की हरकत दोहराई। कुछ प्रयोगों के बाद उनके लिए छोटे भाले का चुनाव ही एकमात्र विकल्प था। धनुष चलाना बहुत मुश्किल था और तीर से सटीक निशाना लगाने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत होती थी। बार बार निशाना साधते हुए सटीकता बनाए रखना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ब्लैकस्टोन टाउन में तलवार सबसे आम हथियार है, लेकिन अपने परीक्षण के दौरान वह लगभग अपनी गर्दन काटने में सफल हो गया था। इसलिए उसने लोहार की दुकान के मालिक के सुझाव का पालन किया और एक छोटे भाले का चयन किया। छुरा घोंपने और वार करने में भी घातक शक्ति थी जो काफी अच्छी थी। एक शुरुआती के रूप में इसे संभालना आसान था और इससे उसे कोई चोट भी नहीं पहुंची। जल्द ही जो दो लाशें फुसलाकर ऊपर लाई गई थीं, वे संयुक्त प्रयास में मारे गए। उनके मांसल शरीर जमीन पर गिर गए और वे दयनीय लग रहे थे। वू हेंग वास्तव में इन लाशों को जानता था। वे पड़ोसी थे और एक ही इमारत में रहते थे, लेकिन अब वे दुश्मन बन गए थे। उन्होंने अस्थि हेरफेर कौशल का प्रयोग किया और दो कंकाल योद्धा पुनः खड़े हो गए। कोई भी ज़ॉम्बी हमला करते न देख उसने कुछ देर सोचा, फिर आदेश दिया, वापस मेरे पीछे आओ। कंकालों को आगे ले जाते हुए वह मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। सुरक्षा द्वार बंद करके वू हेंग अपनी ताकत बहाल करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यद्यपि मुख्य युद्ध कंकाल योद्धाओं द्वारा लड़े गए थे, फिर भी उच्च तनाव ने उनकी ऊर्जा को नष्ट कर दिया, जिससे वे थका हुआ महसूस करने लगे। गुणों की बात करें तो उनकी ताकत शारीरिक शक्ति या ताकत नहीं थी, लेकिन फिलहाल उनका एकमात्र विकल्प सामान्य नजदीकी युद्ध हमला था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वू हेंग रसोई में गया। एक रसोई का चाकू, एक फल काटने वाला चाकू और एक हथौड़ा ढूंढा और उन्हें 3 कंकालों को दे दिया। आखिरी कंकाल के लिए उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, इसलिए उसने अस्थायी रूप से एक पोछे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वास्तव में रसोई का चाकू एक अच्छा विकल्प था। यह कंकाल योद्धाओं के मुख्य हथियार को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकता है। जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो वह कंकालों को सुसज्जित करने के लिए ब्लैकस्टोन टाउन से लोहे की तलवारें खरीदने पर विचार करेगा। उन्होंने काफी आराम किया। वू हेंग फिर से खड़े हो गए, अगली लड़ाई के लिए तैयार। ठंडे गलियारे में लौटते समय उसके पैरों के नीचे मांस और खून की चिपचिपाहट महसूस हुई। तुम तीनों मेरे सामने चलो। वू हेंग ने 3 कंकालों की ओर इशारा किया। 3 आगे 2 पीछे, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बीच में उसकी रक्षा कर रहे थे। दूसरी मंजिल का दरवाजा खुला था। वह कंकालों के साथ अंदर गया, लेकिन उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं मिला। घर का मालिक एक ज़ॉम्बी था जिसे अभी अभी मारा गया था।
वह रसोई घर में गया और पोछा और फल काटने वाले चाकू की जगह दो और रसोई के चाकू ले आया। वे नीचे पहली मंजिल तक चले गए। उसने सावधानी से कोनों से झांका। हरे रंग का सीढ़ी का दरवाजा दयनीय स्थिति में था, लेकिन फिर भी कसकर बंद था, जिससे सीढ़ी के बाहर और अंदर का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। वह दरवाजे के पैनल पर पंजों की आवाज को धीरे धीरे सुन सकता था। गनीमत रही कि दरवाजा बंद था। अगर बाहर से ज़ॉम्बी अंदर आ जाते तो लड़ना मुश्किल हो जाता। उन्होंने कंकाल योद्धाओं को आदेश दिया कि वे दरवाजे पर कुछ मलबा जमा कर दें और सीढ़ी के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दें। वैसे भी भविष्य में उसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब सब कुछ सील कर दिया गया तो वू हेंग ने अपनी अगली योजना शुरू की। वह पहले घर के दरवाजे पर आया, कांसे की चाबी निकाली और उसे धीरे से घुमाया। दरवाजे में एक छोटी सी दरार खुल गई। दरार से प्रकाश का एक पतला सफेद पर्दा बाहर निकल रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वू हेंग ने चाबी निकाली, कुछ सेकंड इंतजार किया और दूसरी दुनिया का प्रकाश पर्दा गायब हो गया। इसके बाद पहली मंजिल के फ्लैट का लिविंग रूम दिखाई दिया। लिविंग रूम में कुछ अंधेरा था, लेकिन वहां कोई लाश नहीं दिख रही थी। टकराना, बैंग बैंग। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ, बेडरूम के दरवाजे से जोरदार आवाज आई। कुछ ही सेकंड में नाजुक दरवाजा टूट गया। पजामा पहने दो लाशें लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। हमला करो, वू हेंग ने फिर आदेश दिया। बिखरे हुए ज़ॉम्बी अब कोई खास खतरा नहीं थे। इसके विपरीत वे अनुभव का भंडार बन गए थे। वे अनुभव बढ़ा सकते हैं और कंकाल योद्धाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। स्वूश! कंकाल योद्धा आगे बढ़े और बीच में ज़ॉम्बी को घेर लिया। वे बार बार अपने रसोई के चाकू उठाते और गिराते रहे। यह दृश्य कुछ हद तक क्रूर था, लेकिन कुछ हद तक तनाव कम करने वाला भी था। लाशों को कोई हमला दिखाने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उन्हें लिविंग रूम में काटकर मार दिया जाता। वू हेंग आगे बढ़े, अस्थि हेरफेर कौशल जारी किया और दो और कंकाल योद्धा खड़े हो गए। यह पुष्टि करने के बाद कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, वू हेंग सबसे पहले रसोई घर की ओर गया। रसोई घर के अंदर उसे दो और रसोई के चाकू मिले। उन्हें नवोदित कंकाल योद्धाओं को सौंपना। फिर उसने हर कोने की तलाशी लेनी शुरू कर दी और ऐसी चीजें ढूंढने लगा जो उसके काम आ सकें। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। ब्लैकस्टोन टाउन में रहने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। यदि दुनिया की हालत ऐसी न होती तो वह आसानी से अमीर बन सकता था। फ्रिज में चावल और आटे का भंडार था तथा अच्छी तरह से संरक्षित मसालेदार सामान भी था। लेकिन ब्लैकस्टोन टाउन में भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसने फ्रिज बंद कर दिया और बेडरूम की अलमारी में इधर-उधर खोजबीन जारी रखी। उन्होंने कई ऐसे कपड़े निकाले जो उच्च श्रेणी के लग रहे थे। फिर उन्हें नकदी, बैंक कार्ड, आवास संबंधी दस्तावेज और कुछ कागजी जमा रसीदें मिली। ड्रेसिंग टेबल में उसे महिलाओं के सोने के कुछ आभूषण मिले। नकदी और बैंक कार्ड अब बेकार हो गए थे, लेकिन सोने के आभूषणों का अभी भी मूल्य था। जाने से ठीक पहले उसकी नजर प्रवेश द्वार पर रखे एक आभूषण पर पड़ी। प्रवेश द्वार पर एक जूते की अलमारी पर जेड गोभी प्रदर्शित की गई थी। आधार लकड़ी का बना था, ऊपर एक पारदर्शी गोभी की मूर्ति थी। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी थी, बिल्कुल भी छोटी नहीं। वू हेंग ने इसकी जांच की, फिर इसे अपने साथ ले गए। इसके बाद वह कंकाल योद्धाओं को अगले कमरे में ले गया। वह एक पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते थे जो 6 मंजिल ऊंचा था और प्रत्येक मंजिल पर 3 इकाइयां थीं। वू हेंग ने कंकालों का नेतृत्व किया, व्यवस्थित रूप से प्रत्येक दरवाजे को खोला, अंदर के लाशों को मार डाला और उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा किया। शाम के 5 बजे वू हेंग ने अपने कंकालों के साथ मिलकर पूरे अपार्टमेंट भवन को साफ कर दिया था। लिविंग रूम, जो विशेष रूप से विशाल नहीं था, अब रसोई और फलों के चाकू पकड़े हुए कंकाल योद्धाओं से भरा हुआ था। उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था, जिससे पूरे बैठक कक्ष में उदासी का माहौल बन गया था। गिनती करने पर पता चला कि कुल 17 कंकाल योद्धा थे। यह संख्या उनकी अपेक्षा से कम थी, लेकिन फिर भी यह संतोषजनक थी, विशेषकर यह देखते हुए कि आज का ऑपरेशन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा अनुभव वाला कंकाल तलवार चलाने वाला था। अपने हथियार का फायदा उठाते हुए वह 55 अंक तक पहुंच गया था, जो लेवल अप करने के आधे से भी कम था। यदि कल की प्रगति आज की तरह सुचारू रही तो स्तर ऊपर उठाना कोई समस्या नहीं होगी। आज की लड़ाइयों से उसे अनुभव प्राप्त करते हुए कंकालों के पैटर्न का पता चल गया था। अपने सभी कंकालों के अनुभव को साझा करने में सक्षम होने के अलावा शेष अनुभव वितरण की गणना इस आधार पर की गई थी कि अंतिम प्रहार किसने किया था। इसका मतलब यह है कि जिस भी कंकाल ने आखिरी प्रहार किया, उसे अनुभव प्राप्त हुआ। यह सभी कंकालों में समान रूप से विभाजित नहीं था। उसका अपना अनुभव भी आधा हो गया था। थोड़ी किस्मत के साथ वह भी आगे बढ़ सकता था। सब कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा था। लूट का माल व्यवस्थित करने और सभी कंकालों को वहीं रहने का आदेश देने के बाद उसने अपना बैग उठाया और सीमा द्वार से ब्लैकस्टोन टाउन लौट आया। हिरण सींग की दुकान। ब्लैकस्टोन टाउन में एक प्रसिद्ध चेन स्टोर। यह लोगो संभवतः हिरण के सींग के पैटर्न वाला था। कहा जाता था कि उनकी दुकानें सभी मानव शहरों में पाई जा सकती थीं। उनका एक खास प्रभाव था और उनकी प्रतिष्ठा काफी प्रशंसनीय थी। सुंदर, बहुत सुंदर। काउंटर के पीछे खड़े मोटे दुकानदार ने जेड गोभी को हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखते हुए कहा। सहज भाव से उसकी प्रशंसा करने के बाद उसने सावधानीपूर्वक उसे काउंटर पर रख दिया और आगे कहा, यह कौन सी सामग्री है? यह जेड नहीं है और इस पर नक्काशी के कोई निशान भी नहीं है। यह प्राकृतिक नहीं लगता। वू हेंग उस आदमी की आंखों की तीक्ष्णता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि इसे जेड गोभी कहा जाता था, लेकिन असल में यह जेड से नहीं बना था। यह राल से बना एक आभूषण था। इसका जेड से कोई लेना देना नहीं था। यह मोटा जेड है। शायद तुम्हें यहां दिखाई नहीं देगा। यह अपने हल्केपन, मजबूती और चटक रंग के लिए जाना जाता है। वू हेंग ने झट से झूठ कर लिया। यह दुनिया पृथ्वी के मध्यकालीन युग जैसी नहीं थी। विकास का स्तर बिल्कुल भी पिछड़ा नहीं था। उनके पास कांच, सभी प्रकार की उत्कृष्ट शिल्प वस्तुएं थीं और भोजन या नमक की कोई कमी नहीं थी। हालांकि रेजिन और प्लास्टिक, सिंथेटिक सामग्री यहां पहले कभी नहीं देखी गई थी, इसलिए यह यहां एक नवीनता बन गई थी। दुकानदार ने उसे दोबारा देखा और सीधे कहा, हिरण सिंह व्यापार संघ कभी कम कीमत नहीं देता। आपकी वस्तु बहुत अच्छी है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इसे सांचे में ढाला गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके उत्तम आकार और अनोखी सामग्री में है। अगर आप इसे बेचने को तैयार हैं, तो हम आपको 30 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। 4 सार्वभौमिक मुद्राएं थीं, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। यद्यपि सोने के सिक्के सबसे ऊंचे मूल्य के थे, लेकिन आम लोगों के बीच वे बहुत कम देखे जाते थे। चांदी के सिक्कों से लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता था, इसलिए चांदी के सिक्के की क्रय शक्ति काफी अधिक थी। वू हेंग की यहाँ की मुद्रा की समझ के अनुसार एक चांदी का सिक्का 100 युआन के नोट के बराबर था। बहुत कम। वू हेंग ने सिर हिलाते हुए असंतोष का नाटक किया। तो फिर आपकी अपेक्षित कीमत क्या है?
100। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। अगर दुकानदार न माने तो वो हेंग उसे कम भी कर सकता था। यदि उसने कम कीमत बताई होती और दुकानदार तुरंत मान गया होता तो शायद उसे ठगा हुआ महसूस होता। बेशक वह कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था। बस कीमत सही होनी चाहिए। मुझे डर है कि यह कीमत स्वीकार करना मुश्किल होगा। चलो समझौता कर लेते हैं, 40 चांदी के सिक्के ही ज्यादा से ज्यादा होंगे जो मैं दे सकता हूं। दुकानदार ने एक निश्चित कीमत बताई। वो हेंग ने एक पल सोचा। जेर पत्ता गोभी उसके किसी काम की नहीं थी और वैसे भी इन बेकार चीजों को बेचने के लिए और कोई जगह नहीं थी। तो उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। अध्याय 4 दरवाजा बंद नहीं है। एक दुकान से बाहर निकलते ही उसके बैग में पैसों से भरा एक भारी बैग आ गया। यदि सर्वनाश न आया होता, वो हेंग सोने और चांदी का आदान प्रदान करने के लिए सोने की दुकान पर जा सकते थे और इसे सीधे इस दुनिया में खर्च कर सकते थे। यहां तक कि यदि उसके पास किसी देश के धन के बराबर भी धन न हो तो भी उसे अन्य दुनिया से कुछ नौकरानियां खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने शराबखाने में ड्रूड के पेशे के बारे में सुना था। इससे साथी की ताजगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तन की अनुमति मिली। लेकिन अफसोस, अब इस बारे में बात करने में बहुत देर हो चुकी है। वह दुकान में सोने के आभूषण नहीं बेचता था। ऐसा नहीं है कि दुकानदार ने इसे नहीं खरीदा, बल्कि उन्हें डर है कि इससे परेशानी पैदा हो जाएगी। इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पैसा होना ठीक है। सोने के गहनों से भरा बैग निकालने से तो कुछ खास लोगों का ध्यान ही आकर्षित होगा। शक्ति के बिना आप दूसरों की नजरों में एक मोटी भेड़ मात्र हैं। अब उन्हें अपनी सैन्य शक्ति को उन्नत करने और बढ़ाने की आवश्यकता थी। वह लोहार की दुकान की ओर चला गया। ब्लैकस्टोन टाउन में हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन शहर में तलवारें नहीं खींची जा सकती थीं तथा क्रॉसबो भी नहीं दिखाए जा सकते थे। आ रहे हैं, आज क्या खरीद रहे हैं? हथियार की दुकान के मालिक ने अभिवादन करते हुए पूछा। क्या आपके पास छोटी ढाल है? आस पास। बॉस ने एक छोटी सी चांदी की गोल ढाल उतारी और उसे काउंटर पर रख दिया। वो हेंग ने इसे अपने हाथ में लिया। भारीपन का एहसास हल्का नहीं था। अगर इसे लंबे समय तक या तेज लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता तो यह उसके लिए बोझ बन जाता। क्या आपके पास कुछ हल्का है? बॉस ने उसकी ओर देखा और नीचे से एक और ढाल निकाली। यह बच्चों के प्रशिक्षण के लिए है। इसकी सतह लोहे की है और अंदर से लकड़ी का काम किया गया है। बाहर की ओर चांदी की लोहे की परत थी और अंदर की ओर गहरे रंग की लकड़ी की तख्तियां थीं। उसने उसे अपने हाथ में लेकर तौला। यह बुरा नहीं था और ज़ॉम्बी के हमले के तरीके मुख्य रूप से खरोंचना, खींचना और काटना थे। यह इस तरह से निपटने के लिए काफी था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उसकी विशेषताएं अधिक न हो जाएं, फिर एक भारी ढाल का प्रयास करें। मैं इसे ले लूंगा। 75 तांबे। यह कीमत सस्ती नहीं थी। लकड़ी के टुकड़े को लपेटने वाली लोहे की चादर की एक परत वास्तव में बहुत महंगी है। हालांकि इस हथियार की दुकान में यह वास्तव में सबसे सस्ता था। उसने 75 सिक्के गिने, ढाल उठाई और दुकान से बाहर चला गया। रास्ते में कवच की दुकान से उसने चमड़े के कवच का एक सेट खरीदा। वे सभी कठोर चमड़े के रक्षक थे, साधारण कारीगरी वाले, चमड़े की खट्टी गंध वाले। उन्होंने कंकाल योद्धाओं के लिए कवच खरीदने का विकल्प नहीं चुना। सबसे पहले कंकालों की संख्या में वृद्धि जारी रहेगी और यदि सभी को ऐसे उपकरण पहनने पड़ेंगे तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा बिंदु था कम प्रोफाइल रखने का प्रयास करना। यहाँ के लोग नेक्रोमेंसर्स के प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं रखते। किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचना कोई बुरी बात नहीं थी। जब तक वह जीवित था और उसके पास कांस्य कुंजी थी, तब तक सैनिकों और स्तरों का स्रोत कोई समस्या नहीं थी। कवच खरीदने के बाद जाते समय उसने कोने में रखे मानव आकार के लकड़ी के रैक पर नजर डाली। इसका उपयोग कवच प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सामने वाला थोड़ा घिसा हुआ प्रतीत होता है, स्पष्टतः त्याग दिया गया है। बॉस, क्या यह लकड़ी का रैक फेंक दिया गया है? वो हेंग ने पूछा। बॉस ने ऊपर देखा और कहा, यह बदल दिया गया है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो 2 तांबे। वह मूलतः बॉस को इसे फेंकने में मदद करना चाहता था और फिर इसे ले जाना चाहता था। लेकिन बॉस ने स्पष्ट रूप से उसके इरादे भांप लिए और सीधे कीमत बता दी। वो हेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने 2 तांबे के सिक्के निकाले, इंसानी आकार का लकड़ी का रैक उठाया और चला गया। इस तरह की चीज कीमती नहीं थी। इसकी खासियत यह थी कि यह इंसान के आकार की होती थी, जिससे सिर और शरीर की स्थिति का पता लगाया जा सकता था। बाहर खाना खाने के बाद वो हेंग अपने घर लौट आया। वह आधुनिक दुनिया में वापस नहीं गए, बल्कि इसी दुनिया में रहे। सर्वनाशकारी वातावरण अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। कम से कम उसे यहाँ की गंदी हवा में सांस नहीं लेनी पड़ी। कम विशाल रहने वाले कमरे में खड़े होकर छोटे भाले और ढाल को उठाकर उसने मानव आकार के लकड़ी के लक्ष्य पर वार करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने खोपड़ी पर निशाना साधा और बार बार यही दोहराया। यद्यपि उन्होंने रूढ़िवादी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, फिर भी इन आंदोलनों से परिचित होना निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं होगी। अगले दिन उसने जल्दी से नाश्ता खत्म कर लिया। कवच पहनकर उसने सीमा का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बी दुनिया में आ गया। हवा अभी भी सड़ी हुई गंध से भरी हुई थी और समय समय पर खिड़की के बाहर लाशों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने पीतल की चाबी सावधानी से अपने पास रख ली और सीधे बैठक कक्ष में आ गया। 17 कंकाल योद्धा अपने हाथों में रसोई के चाकू और खंजर पकड़े हुए लिविंग रूम में सीधे खड़े थे। सब कुछ तैयार होने के बाद वो हेंग ने सीधे आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। गलियारे में लाशों को साफ कर दिया गया है, लेकिन गंध अभी भी तेज है। वो हेंग ने कंकालों का नेतृत्व किया। सबसे पहले सीढ़ियों से नीचे जाकर सीढ़ी के दरवाजे की फिर से जांच की, पुष्टि की कि यह अभी भी कसकर बंद है, फिर ऊपर चले गए। छठी मंजिल पर पहुंचने पर उनका सामना छत पर बने प्लेटफार्म की ओर जाने वाले लोहे के दरवाजे से हुआ। उनका विचार सरल था, छत के प्लेटफार्म से निकटवर्ती इकाई गलियारे तक जाकर लाशों की सफाई जारी रखना तथा कंकाल योद्धाओं की संख्या को बढ़ाना। बाहर निकलकर भटकते हुए लाशों का सामना करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक और अनुचित था। छत का चयन करना सबसे सुरक्षित तरीका था। उसने लोहे का दरवाजा खोलने के लिए कांसे की चाबी का इस्तेमाल किया और कंकालों को छत पर ले गया। छत पर तरह तरह की चीजें रखी थीं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला लोहे की जाली से बना एक पिंजरा था। जंग लगे पिंजरे में उसे एक मृत कबूतर का शरीर दिखाई दिया। पिछला समुदाय कबूतरों के पिंजरे बनाने का काम निजी तौर पर कर रहा था। लगता है इसका कोई खास असर नहीं हुआ। किनारे पर अभी भी लोहे के जाल, सरिया और सीमेंट तैयार थे। लगता था कि वे आगे भी विस्तार की योजना बना रहे हैं। गर्जन! अचानक कबूतरों के पिंजरे के पीछे से लाश के चीखने की आवाज आई। दोनों ओर से 3-3 लाशें लोहे के पिंजरे को घेरकर उनकी ओर दौड़ते हुए अपने दांत पीस रही थीं। छत पर लाशें थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंकाल योद्धा आगे बढ़ने वाले थे। लाशों को दौड़ते हुए देखकर उसने सीधे आदेश दिया, हमला करो। खड़खड़!
17 कंकाल योद्धा अपने रसोई के चाकू पकड़े हुए सीधे उनसे मिलने के लिए दौड़े और तीनों लाशों को तुरंत नीचे गिरा दिया। रसोई के चाकू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। मांस काटने की जोरदार आवाज छत पर गूंज रही थी। कई कंकाल योद्धाओं से घिरे तीनों ज़ॉम्बी के पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। वे कटिंग बोर्ड पर पड़ी जिंदा मछलियों की तरह थे जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर से काट दिए जाने के लिए। वो हेंग पीछे हट गया, उसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस युद्ध समाप्त होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह और अधिक कंकालों को बुला सके। अचानक उसके पीछे फर्श पर घसीटने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि एक और ज़ॉम्बी लंगड़ा पैर के साथ अपने पैर को घसीटते हुए उसकी ओर आ रहा है। वो हेंग को पीछे मुड़कर देखने पर ज़ॉम्बी दहाड़ा और लंगड़ाते हुए भी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लानत है। वहां एक और ज़ॉम्बी था जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने पास पड़े कंकालों पर नजर डाली। इस बात से आश्वस्त होकर कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह कंकालों को बुला सकता है, उसने आने वाले ज़ॉम्बी का सीधे सामना करने का निर्णय लिया। अपने लोहे के भाले को कसकर पकड़े हुए वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाने लगा। जब वे लगभग 2 मीटर की दूरी पर थे तो वह अपना भाला ऊपर की ओर उछालते हुए आगे बढ़ा। धम्म! उसका भाला ज़ॉम्बी की कॉलरबोन को भेदता हुआ उसकी पीठ से बाहर निकल आया। मिसफायर! उसने मुंह पर निशाना साधा लेकिन ज़ॉम्बी के लड़खड़ाने के कारण उसका भाला रास्ते से भटक गया। यद्यपि उसने अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया परंतु यह प्रहार घातक नहीं था। ज़ॉम्बी के हमले ने वुहेंग को कई कदम पीछे धकेल दिया। सड़ती हुई लाश भाले की डंडी से नीचे सरक गई। उसने अपनी सूखी धूसर भुजा वुहेंग के चेहरे की ओर बढ़ाई। उसने अपनी गोल ढाल से उसे रोक लिया और अपना भाला वापस खींच लिया तथा तेजी से गुजरते हुए ज़ॉम्बी के पैर पर लात मारी। पतन दरार! ज़ॉम्बी के दूसरे पैर के टूटने के साथ ही हड्डियों के टूटने की आवाज आई। ज़ॉम्बी अपना संतुलन खो बैठा और एक तरफ गिर गया। हेंग ने स्पष्ट परिणामों के साथ आंदोलनों की एक सुचारू श्रृंखला का निष्पादन किया। ज़ॉम्बी के नीचे गिरने और असंतुलित होने पर हेंग ने उसे अपने पैर से नीचे दबा दिया और अपने लोहे के भाले से बार बार वार किया। हर बार ज़ॉम्बी के सिर के पिछले हिस्से पर निशाना साधा गया। लेकिन ज़ॉम्बी के हिंसक संघर्ष के कारण उसे मारना स्थिर लक्ष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल था। संघर्ष के बीच ज़ॉम्बी किसी तरह खड़ा हो गया जबकि वो हेंग ज़ॉम्बी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पीछे हट गया। तब तक उसके बगल की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कंकाल योद्धाओं की क्रूर पिटाई से तीनों लाशें कीमा में तब्दील हो गई हैं। आदेश देने की आवश्यकता के बिना कंकाल सैनिक वुहेंग का पीछा कर रहे ज़ॉम्बी को घेरने के लिए दौड़ पड़े। चाकुओं से वार लगातार जारी था। इसके लगातार हमले ने ज़ॉम्बी को अपना सिर उठाने की अनुमति नहीं दी। वुहेंग एक तरफ खड़ा होकर अपने लोहे के भाले को हल्के से हिला रहा था। ज़ॉम्बी शक्तिशाली और निडर होते हैं, न केवल बुजुर्ग बल्कि आजकल अधिकांश युवा लोगों में भी शारीरिक प्रशिक्षण का अभाव है। किसी ज़ॉम्बी का सीधे सामना करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता है। अनुभव +10 प्राप्त हुआ। बुलाया गया प्राणी कंकाल योद्धा अनुभव +5। जैसे ही अंतिम ज़ॉम्बी मारा गया अनुभव संकेत प्रकट हुआ। ज़ॉम्बी के कपड़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने लोहे के भाले से खून पोंछा और लगातार हड्डी हेरफेर कौशल जारी किया। 4 कंकाल एक के बाद एक उठकर कंकाल योद्धाओं की पंक्ति में शामिल हो गए। इनके साथ अब उसके पास 21 कंकाल थे। उन्होंने मौके पर 4 लोहे की सलाखें पाईं और उन्हें 4 नए कंकालों को सौंप दिया। हाल की घटनाओं पर विचार करते हुए वुहेंग ने कंकाल सैनिकों को छत पर बने मंच का फिर से निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी भी कोने में कोई लाश नहीं है, वह दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर जाने वाले लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के सामने का क्षेत्र ईंटों और विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था जो संभवतः पहले मारे गए ज़ॉम्बी द्वारा जमा किए गए थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो लोग पहले ही छत पर भाग गए थे वे आखिर में लाश में कैसे बदल गए। कंकाल योद्धाओं को आदेश देते हुए उसने दरवाजे को अवरुद्ध करने वाली सभी वस्तुओं को हटा दिया। लोहे का दरवाजा खोलते ही उसे वही सड़ांत की तेज गंध महसूस हुई। जमीन पर खून के निशान थे लेकिन कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। वे जरूर नीचे होंगे। वुहेंग ने धीरे से कहा, चलो नीचे चलें। खड़खड़ाहट! कंकाल योद्धा दालान में प्रवेश कर गए। वुहेंग उनके पीछे पीछे चल रहा था। एकमात्र स्तर 2 कंकाल उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास छोड़ दिया गया था। उद्देश्य स्पष्ट थे। सबसे पहले यह जांचें कि पहली मंजिल का मुख्य दरवाजा अच्छी तरह बंद है या नहीं, फिर हर कमरे में सामान की तलाशी लें। धप धप धप! कंकाल दालान में कदम रख रहे थे जिससे पदचाप की आवाजें आ रही थीं। आवाज बहुत तेज नहीं थी लेकिन शांत गलियारे में यह स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दहाड़ 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 दहाड़! नीचे से लाशों की गुस्से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, उसके बाद भागने की आवाजें आ रही थीं। सीढ़ियां और करीब आती गईं। कोने से 6 ज़ॉम्बी प्रकट हुए। कंकालों की उतरती हुई भीड़ को देखकर वे एक साथ भयंकर और उत्तेजित गर्जना करने लगे। उन्हें मार डालो! वुहेंग ने आदेश दिया। खड़खड़ाहट! कई रसोई के चाकू उठे हुए थे और नीचे पड़े लाशों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। सामने खड़े दर्जनों कंकालों ने शक्तिशाली आक्रमण किया जिससे आगे बढ़ते हुए लाशों को पीछे धकेला गया और वे सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। उसके बाद रसोई के चाकुओं के अंतिम प्रहार होने लगे। धप धप धप! हालांकि इन ज़ॉम्बीज को मारने से पहले ही कई और ज़ॉम्बीज आ गए थे। लगभग 1 दर्जन ज़ॉम्बीज आगे पीछे हो रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। नीचे और भी कदमों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। वुहेंग का दिल बैठ गया। सब खत्म हो गया। सीढ़ी का दरवाजा बंद नहीं था। अध्याय 5:1 पैर पटकें, पैर पटकें, पैर पटकें। अनगिनत कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। परिसर में रहने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए वहां इतने सारे ज़ॉम्बी का होना असंभव था, जब तक कि सभी निवासी हॉलवे में नहीं रह रहे हों। लेकिन स्पष्टतः मामला ऐसा नहीं था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि बाहरी दरवाजे खुले छोड़ दिए गए थे जिससे बाहर से लाशें इमारत में घुस आईं। धत तेरी की! वुहेंग ने अपनी किस्मत को कोसा। वह वास्तव में इस तरह की स्थिति में फंस गया था। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपने कंकाल योद्धाओं के साथ छत पर जाने की योजना बनाने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसके कदम रुक गए। गलियारा संकरा था। उसके कंकाल योद्धा वास्तव में यहां ऊपरी हाथ रख सकते थे। इसके अलावा उसे देर सवेर यह इलाका भी खाली करना होगा। अगला गलियारा भी शायद सुरक्षित न हो। यदि स्थिति और भी बदतर हो जाए तो वह छत पर जाकर धातु के दरवाजे को अवरुद्ध कर सकता है। स्थिति का शीघ्रता से आकलन करने के बाद उन्हें लगा कि वे प्रयास कर सकते हैं। वे आगे बढ़ते हुए अधिक पीले विचित्र लाशों को धक्का देते और धकेलते रहे। वुहेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के समय बर्बाद किया और निर्णायक रूप से आदेश दिया, हमला करो। कंकाल योद्धाओं ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया। क्रंच! एक रसोई के चाकू ने खोपड़ी को छेद दिया और एक ज़ॉम्बी तुरंत फर्श पर गिर गया।
लेकिन और भी ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहे थे। वे अपने शिकार को नोचने, खींचने और काटने के लिए अपने सभी उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। कंकाल योद्धा अपने हथियार घुमाते रहे और आने वाले लाशों पर हमला करते रहे। गलियारा संकरा था, जिससे केवल कुछ ही लाशें एक साथ हमला कर सकती थीं। इस अफरातफरी में कुछ लाशें रेलिंग से गिर गईं या पैरों तले कुचल गईं और उठने के लिए संघर्ष करने लगीं। लाशों की दहाड़, चीरने और काटने की आवाजें तथा राख जैसी हड्डियों के टूटने की आवाजें दालान में लगातार गूंज रही थीं। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मुझे कुछ दीर्घकालिक कौशल अवश्य सीखने चाहिए। वो हेंग कंकालों के पीछे खड़ा था, अपना छोटा भाला आगे बढ़ा रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। यह नजदीकी मुकाबला बहुत थका देने वाला था। लड़ाई के दौरान कई ज़ॉम्बी गिर गए, उनके पीछे मौजूद ज़ॉम्बी ने उन्हें कुचलकर मार डाला। अराजकता बढ़ती जा रही थी। इस बीच कंकाल योद्धाओं की संख्या तेजी से कम हो रही थी। वो हेंग को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। आखिरकार उसे यह देखना पड़ा कि उसके कंकाल लगातार टूट रहे थे, उनकी हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थीं। वो हेंग ने अपने भाले को आगे बढ़ाने का ऊर्जात्मक करने वाला कार्य बंद कर दिया और अपने अस्थि हेरफेर कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। चल रहे युद्ध के बीच नए कंकाल उभरने लगे। किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने आप ही मुक्के मारे और ज़ॉम्बी की ओर झपटे। युद्ध तीव्र होता गया। लड़ाके दो टकराते चींटियों के झुंड की तरह आगे बढ़ते और पीछे हटते रहे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर धक्का मुक्की करते रहे और लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहे। अपने सैनिकों के पीछे खड़े वो हेंग को पसीना आने लगा। पिछली लड़ाइयों में उन्हें आराम करने और स्वस्थ होने का समय मिल जाता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। लगातार और तीव्रता से बोन मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल उसे उसकी सीमा तक धकेल रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मानो वह गुर्दे की कमी से पीड़ित हो, और उसके मस्तिष्क में धड़कता हुआ दर्द दौड़ रहा था। इस मामले पर एक बार ब्लैकस्टोन टाउन के शराब खाने में चर्चा हुई थी। जादूगरों द्वारा बार बार जादू टोना करने से उनकी आध्यात्मिक शक्ति विशेष रूप से समाप्त हो सकती है। शारीरिक रूप से अत्यधिक परिश्रम से केवल मांसपेशियों में चोट लगती है, जो समय के साथ ठीक हो सकती है। हालांकि मानसिक थकावट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे मनोभ्रंश या यहां तक कि वानस्पतिक अवस्था भी। आपका स्तर बढ़कर स्तर 2 हो गया है। बुद्धि +1, संविधान +1, आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। अधिसूचना उसके कान में गूंजी। स्तर ऊपर उठाया गया। जब वो हेंग को लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है, तो अचानक अलर्ट बज उठा। उसके मस्तिष्क में चुभने वाला दर्द एक क्षण के लिए थोड़ा कम हो गया। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। इस समय कंकाल योद्धा तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। उन्हें बस पहली मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा बंद करना है और वे सुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने आदेश देना जारी रखा, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे हमला करो। टकरा जाना। कंकाल योद्धा पागलपन की हद तक लड़ाई की ओर बढ़े। उनके रसोई के चाकुओं ने लाशों को चीर डाला और नंगे कंकालों ने जबरदस्ती उन्हें पीछे धकेल दिया। जहां तक वो हेंग का प्रश्न है, वह शीघ्र ही कुछ कंकाल योद्धाओं के साथ छत पर लौट आया। उनकी नजरें तेजी से निर्माण सामग्री पर पड़ी, फिर उन्होंने एक नीली लोहे की शीट की ओर इशारा किया और आदेश दिया, इसे उठाओ। कंकाल योद्धाओं में से एक ने आज्ञा का पालन किया और लोहे की चादर को छत के किनारे पर पकड़ लिया। वो हेंग के आदेश के तहत उन्होंने इसे छत से नीचे फेंक दिया। धमाका धमाका। लोहे की चादर जमीन पर गिरी, जिससे तेज आवाज हुई। किसी सिग्नल की चमक की तरह आसपास के सभी ज़ॉम्बी उन्मत्त होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। वे नीली लोहे की चादर को रौंदते और उस पर चढ़ते रहे। वो हेंग जल्दी से दालान में लौट आया। जैसी कि उम्मीद थी, नीचे ज़ॉम्बी काफी कम थे। जल्दी आगे बढ़ो। कंकाल योद्धा सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ते रहे तथा लड़ाई तेजी से बढ़ती गई। वे आगे बढ़े और अंततः दरवाजे तक पहुंच गए। कई कंकाल भीड़ को विचलित करने के लिए बाहर की ओर भागे, जबकि अन्य ने इमारत का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। बैंग बैंग बैंग। ज़ॉम्बी लोग लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार कर रहे थे, जिससे हथौड़े मारने जैसी तेज आवाज आ रही थी। गलियारे में शेष लाशों को मारने के बाद कंकालों ने एक बार फिर सीढ़ी के दरवाजे को अवरुद्ध करने के लिए और अधिक मलबा डाल दिया। सौभाग्य से ज़ॉम्बी में स्पष्ट रूप से बुद्धि की कमी थी। कुछ देर तक लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने के बाद जब उन्हें अंदर से कोई हलचल नहीं महसूस हुई, तो वे धीरे धीरे अन्य आवाजों के बहकावे में आकर तितर-बितर हो गए। उन्होंने बेचारे हरे दरवाजे पर अपना निर्दयी हमला रोक दिया। वो हेंग एक कमरे के अंदर बैठे थे, आगे की ओर झुके हुए और हांफते हुए। अभी स्थिति काफी खतरनाक थी। पीछे मुड़कर देखें तो यह एक करीबी मुकाबला था। शुक्र है कि सीढ़ी का दरवाजा अभी भी बंद था, अन्यथा चीजें मुश्किल हो सकती थीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। गलियारा लाशों और हड्डियों के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसका अभी अपने अस्थि हेरफेर कौशल का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार दरवाजा तो पहले ही बंद था। अगले दिन जब उसे बेहतर महसूस होगा, तो वापस आकर कंकालों को बुलाने का समय होगा। वह लाशों के ऊपर से गुजरा और बचे हुए कंकाल योद्धाओं के साथ मिलकर घरों में बचे हुए लाशों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया, साथ ही साथ आपूर्ति की भी तलाश कर रहा था। तीसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर वो हेंग ने एक काले रंग का मोटरसाइकिल हेलमेट पकड़ा हुआ था और उसका बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। कमरे का मालिक जरूर मोटरसाइकिल का शौकीन रहा होगा। वहां मोटरसाइकिल से जुड़ी कई चीजें थीं, साथ ही तरह तरह के बाहरी उपकरण भी। चढ़ाई की रस्सी, पोर्टेबल लाइटें और अन्य आवश्यक सामान भी मौजूद थे। जिस वस्तु ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह था उनके हाथ में रखा ठोस हेलमेट। इसका डिजाइन पूर्ण चेहरे वाला था, जिसमें पारदर्शी प्लास्टिक विंडस्क्रीन भी थी, जो ज़ॉम्बी से लड़ाई के दौरान उसकी आंखों और मुंह को खून के छींटों से बचा सकती थी। सामग्री मिश्रित बहुत मजबूत लग रही थी और हेलमेट का वजन अभी भी सहनीय था। उन्होंने परीक्षण के लिए अपनी चमड़े की टोपी उतारकर उसकी जगह हेलमेट पहन लिया। हेलमेट अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा घुटन भरा था, पर सुरक्षा की दृष्टि से वह उसे सहन कर सका। उसने अपनी चमड़े की टोपी तलवारधारी कंकाल पर रख दी। अपने उपयोग की सभी चीजें समेटने के बाद वह अगले कमरे में खोजबीन जारी रखने के लिए कमरे से बाहर चला गया। गोधूली बेला। ब्लैकस्टोन टाउन लौटकर और जल्दी से खाना खाकर वह बिस्तर पर चले गए। आज उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी और उसने भाले से अभ्यास करने के बजाय आराम करने का निर्णय लिया। अगले दिन दोपहर के आसपास ज़ॉम्बी दुनिया। वो हेंग ने पूरी सुबह इमारत की सीढ़ियों पर पड़े सभी शवों को कंकाल योद्धाओं में बदलने में बिता दी थी। इसे बदलने और बीच बीच में आराम करने में कई घंटे लग गए। इस समय छत कंकालों से भरी हुई थी। रसोई के चाकू और हथौड़ों से लैस होकर वे एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कुल मिलाकर 52 कंकाल योद्धाओं की गिनती की। उन्होंने जितने ज़ॉम्बी मारे थे, उसे देखते हुए उनकी संख्या उम्मीद से कम थी। परिवर्तन के बाद भी सिर्फ इतनी ही संख्या मिली थी। तलवार चलाने वाले कंकाल का स्तर 2 तक पहुंच गया था। विशेषताएं: संविधान 10, शक्ति 13, चपलता 8.
ताकत में 1 अंक की वृद्धि हुई, अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी बिल्कुल न बढ़ने से बेहतर थी। उन्हें उम्मीद थी कि आगे के स्तर के साथ साथ विशेषताएं भी बढ़ेंगी। सामान्यतः अधिक संख्या में कंकाल दूसरे स्तर तक पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन लड़ाई में कंकाल मरते रहे। शेष कंकालों में से अधिकांश को सुबह जमीन से बुलाकर लाया गया नया समूह था तथा उनके पास कोई अनुभव नहीं था। इन कंकालों को समतल करना एक चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा था। उसे सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। उन्हें पहले कुछ उच्च स्तरीय विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रत्येक नए कंकाल को एक रसोई चाकू वितरित करने के बाद वू हेंग ने अपना स्वयं का विशेषता पैनल खोला। नाम वू हेंग। व्यवसाय नेक्रोमेंसर। स्तर 2 550/900। विशेषताएं शक्ति 9, चपलता 11, संविधान 13, बुद्धि 15, धारणा 10, आकर्षण 12 डॉट। कौशल अस्थि हेरफेर कौशल। उसका स्तर भी 2 तक पहुंच गया था। उसकी शारीरिक संरचना और बुद्धिमत्ता में वृद्धि हुई थी। यह कंकालों से थोड़ा बेहतर था, लेकिन ज्यादा नहीं। वास्तव में सुधार तो हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई सुधार हुआ ही नहीं। इसका प्रभाव लगभग अगोचर था। आराम करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद वह पुनः खड़ा हो गया। उसने मोटरसाइकिल का हेलमेट पहना, चेहरे की ढाल उतारी और सुस्त आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। खड़खड़ाहट। 50 से अधिक कंकालों का एक समूह उसके पीछे चल रहा था, जो एक भयावह प्रभावशाली दल बना रहा था। वह तीसरी इमारत के लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। कांसे की चाबी का उपयोग करके उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। एक ठंडी सड़ी हुई गंध उसके चेहरे की ढाल से होकर उसके नथुनों में घुस गई। सीढ़ियों के अंदर का भाग भयानक रूप से शांत था। जमीन पर कुछ टूटी हुई लाशें पड़ी थीं। फर्श पर लाशें देखकर वू हेंग की भौहें तन गईं। मृत लाश? क्या ज़ॉम्बी को मारा जा सकता है? क्या कोई जीवित बचा था?